कि एक डायरी मैंने आपको देना है, एक डायरी आपने मुझे देना है, या ऐसा कुछ तो भी होगा। मैं हर वक्त एडवाइस करता हूँ अपने क्लाइंट को कि कम से कम 4 डायरी एक ही तरह की लेके रखो, साल की शुरुआत में लेके रखो, क्योंकि जो आप 1 जनवरी को लिखने वाले हो, आपका वो डायरी का मोह ऐसा है कि 12 महीने तक वो वहां लिखा हुआ दिखेगा। आपने अब चूंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खर्चा कर दिया 20-25 हजार रुपया, मतलब करते हैं लोग, आश्चर्य वाली बात नहीं है। वो लिख दिया उसके अंदर में। मेरे एक क्लाइंट ने लिखा कि ये 10,000 रुपये एल, 10,000 नहीं 10 एल 20 कुछ सी, ऐसा कुछ लिख के रखा। सर्च वो किया, वो छोटी सी डायरी मिली और उसमें ये लिखा हुआ था, पर डेट 31 की थी। तो बोले ये तो 10 एल यानी एल पे कौन आदमी है बताओ, ये 10 लाख रुपए दिए, ये 20 में बी है, ये कौन है बताओ, और ये आपने पैसा दिया हुआ है 2 नंबर में हुंडी का। एंड दे हैड गॉट द सॉलिड इन्फॉर्मेशन कि ये 2 नंबर की हुंडी चलाता है। समस्या तो थी। फॉर्चुनेटली क्लाइंट ने कहा कि सर ये नाम डिकोड हो गया तो ये 10 लाख ही है, करे क्या? मतलब 31 दिसंबर को तुम पार्टी करते हो? तो नहीं। बोले साहब भाईजी आदमी मैं पार्टी वार्टी नहीं करता, लेकिन अब करना पड़ेगा। मैंने कहा ये एल बी ये कौन सी ब्रांड होती है, लिखो और ढूंढ के लाओ और पॉजिटिव स्टेटमेंट दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कि ये 10 इस ब्रांड की बोतल लेके गया था, 20 इस ब्रांड की बोतल लेके गया था, ये उसका हिसाब है। बात छोटी सी है, आपको उस वक्त स्टेटमेंट क्या देना वो याद रहना चाहिए। पहली बात तो आपने क्या लिखना और क्या नहीं लिखना ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। लिखना जरूरी है, जरूर लिखिए, लेकिन उसको फाड़ना कब, उसको मिटाना कब, ये भी आज ही सोच लीजिए। उसके टाइम बाउंड प्रोग्राम रखिए। बहुत सी बार हमने देखा है कि 5-5, 6-6 साल की 2 नंबर की यानी जो कैश अनअकाउंटेड होती है, सेल्स और बाद में खर्चे, ये सारे संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यानी दूसरा कुछ भी इतना संभला हुआ नहीं दिखेगा जितना ये दिखता है। यानी मैं यदि उनको कहूं कि भाई मैंने जो आपको पिछले 5-7 साल में कागज बना के दिए थे, तुम्हारा खुद का रिटर्न ऑफ इनकम, तुम्हारी एडवांस टैक्स की चालान की, तुम्हारी जेरॉक्स वगैरह, वो कहाँ है? तो वकील साहब वो नहीं मिल रही है। ये जरूर मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग व्यापार में हैं, ये ख्याल रखें कि जो भी काम हम करें, 4 डायरी का मैं जिक्र कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि जो 1 जनवरी को लिखेंगे वो 31 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे आप। 1 साल के स्पेन में इनकम टैक्स वाले, फॉर दैट मैटर एक्साइज वाले या सर्विस टैक्स वाले कभी भी आपके यहाँ आ सकते हैं। तो लिखने का मोह है, कुछ दिन देखने का मोह है, तो 1 साल देखने के बजाय उसको 3 महीने देखने का मोह कर लीजिए। डायरी उसको अलग कर दीजिए और बाद में फिर दूसरी डायरी चालू कर दीजिए 1 अप्रैल से। उसके बाद में फिर 1 अक्टूबर से दूसरी चालू कर दीजिए। 3 महीने की जो डायरी है उसको महीना भर और पाल लीजिए ना, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको पूरा तिलांजलि दे दीजिए जितनी जल्दी दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि 3 महीने के तुरंत नेक्स्ट डे मैं कहूंगा तो नहीं देंगे, क्योंकि मोह हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, पोजीशन हर चीज का। तो ठीक है 1 महीना और रख लो, लेकिन उस डायरी को खत्म करो, दूसरी डायरी तैयार रखो। प्रॉब्लम हमारा सारा जो स्टार्ट होता है सर्वे में, वो न स्टॉक में न कैश में, मतलब इतने सारे इतिहास है कि कैश कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के यहाँ नहीं मिला, स्टॉक नहीं मिलता है। घर में ज्वेलरी मिलती है, लेकिन वो भी कम मिलती है क्योंकि वाइफ्स भी होशियार हो गई है, उसी ज्वेलरी को रीमेकिंग कर करके यूज करके घटाते जाती है, तो ज्वेलरी भी घटती रहती है ग्रेजुअली, तो वो भी ज्यादा नहीं मिलती। मिलता क्या है, तो वो पैसे का जो आदान प्रदान कहीं पर हुआ, सेल परचेज हुआ, लोन लिया, लोन दिया, एक ही 5 लाख रुपया आपने 5 व्यक्ति को अलग अलग समय पे दे दिया, आया गया आया गया आया गया। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, वो 5 बार एक तरफ का जो टोटल है वो 25 लाख रुपए लिख के और आपकी इनकम में जोड़ देंगे। तो ये छोटी सी बात है कि हमने क्या लिखना और उसको लिख के कितने दिन तक संभालना। मुझे लगता है कि जो सर्वे की जो रिज्यूम अब और चालू हो रही है, अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मतलब आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये किसी पराये के लिए होगा, ये छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, किसी के लिए भी ये सर्वे के प्रोविजन अप्लीकेबल हो सकते हैं, सर्च के प्रोविजन अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम सर्वे से रिलेटेड जो अब आने वाला समय है उसमें जो ख्याल रखने वाली बात है, मुझे लगा कि उस पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर्वे से रिलेटेड सर्वे को फेस करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंस। तो क्या करना होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स
उसको रेगुलरली लिखना और ठीक से लिखना। एक आदत हो गई है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। मैं क्या करूंगा, तो मैं मतलब ठीक है परचेज सेल प्रोडक्शन कर लिया, बाद में इंटरनेट देखूंगा, लेकिन मैं अपने बुक्स नहीं देखूंगा। ये आदत भी बदलनी पड़ेगी। आप बुक्स ना देखें, लेकिन जैसा चाणक्य जी ने कहा कि काउंसिल के पास कम से कम कॉन्फिडेंस के जाकर उनसे कह सकते हैं कि मेरी 6 महीने की किताबें तैयार है, आप जरा इसका ऑडिट कर लीजिए। क्यों नहीं हम खुद अपने आप को उस ऑडिट के चक्रव्यूह में डाल दें, हमारी बुक्स ठीक हो जाएगी। जब कभी कोई आएगा तो एटलीस्ट वो 6 महीने का, यदि आपका व्यापार का व्याप बड़ा है तो 3 महीने का पीरियड, और बड़ा है तो मंथली पीरियड, जैसा भी आप करें। पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शॉर्टेज में थे, अवेलेबल नहीं थे, पर अभी तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर अवेलेबल एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड यू द सर्विस। एंगेज करिए उनको कि हमारी बुक्स आप देख के बताइए ठीक है या नहीं है। यदि समय रहते वो चीज ठीक हो जाए, यानी होता कैसे है मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर है जो कि मतलब जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, और उनके यहाँ पर सारा जो पेमेंट होता है लेबर को वो मतलब कैश में होता है। अब वो रोज कैश विड्रॉल हो रहा है और पेमेंट वहां जा रहा है। अकाउंटेंट को आपने मांगा कि मेरे को मंथली पोजीशन दो, अब वो अकाउंटेंट जो है वो उसने देखा कि भाई ठीक है मैं भी देता हूँ मंथली पोजीशन, तो बही खाते तो लिखे नहीं है, तो महीने के आखिरी में 30 तारीख को कैश पेमेंट वो लेबर का जो दिखाना है वो दिखा दिया 12.5 लाख, 12,50,650 रुपया। वो एक एंट्री 30 तारीख को कर दी, 30 मार्च को या 30 अपने सितंबर को या 30 दिसंबर को, जब भी आपने मांगी तब, और वो आपको दे दिया। आप बैलेंस शीट देख के खुश है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख के खुश है। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके यहाँ पर इतना डिफेक्ट बड़ा वाला चल रहा है। The entries which should have been made on daily basis, just because you wanted the profit loss account on the very next day, what the accountant has done, एक सिंगल एंट्री मार दी। उसने कहा कि ठीक है आज तो मैं कर लेता हूँ, कल से फिर इसको बाइफरकेट करते जाऊंगा, वाउचर बनाते रहूंगा, बाइफरकेट करते रहूंगा। अब ये तो विदर्भ है और विदर्भ में नागपुर है, यहाँ पर तो जो काम आज छोड़ा वो हम कभी बाद में करते ही नहीं। ये हमारी एक खासियत है। यानी ये आप देखिए कि मतलब हम सब उसमें आ गए, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। मतलब मैं खुद भी उसमें मतलब मेरे को बहुत मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है खुद से लड़ने के लिए, इस आदत से बाहर निकलने के लिए। पानी क्योंकि रोज वही पीते हैं ना, तो आदत वही आ जाती है। तो वो आदत से बाहर निकलना, खुद भी और अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी निकालना, ये हमको ही देखना होगा। तो ये ऐसे मतलब ये तो मैंने 3 महीने का बताया, 1 महीने का बताया, बट देयर वॉज अ सर्वे इन विच इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, डेवलपर बिल्डर, उनके यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए की एंट्री एक ही दिन में आखिरी में, बैलेंस शीट साइंड। तो हमारे कलीग की भी गलती है, उन्होंने उसको ऑडिट करके भी साइन कर दिया, नहीं करना चाहिए था पर हो गई वो गलती उनसे। उन्होंने विश्वास कर लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब, चलिए मारिए साइन और रवाना करिए। सर्वे हुआ, अ सिंगल एंट्री वॉज फाउंड ऑफ 3.5 करोड़। बाद में वो नेचुरली जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसने कहा कि ये पूरा बोगस खर्चा है आपका। तो फिर बाद में बुक्स को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, बताना पड़ा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं कि एक ही दिन में 3.5 करोड़ रुपए हम देंगे, हमारे बिल्स बन रहे हैं, हमारा लेबर पेमेंट हो रहा है, काम हो रहा है, काम के रजिस्टर्स हैं, अटेंडेंस है। तो फिर जाके कुछ सेटलमेंट हुआ, लेकिन इनकम से ज्यादा टैक्स लगा। कहने का मतलब ये है कि जो पीरियोडिकल रिव्यू, छोटी सी बात है, लेकिन हम उसकी आदत में आ जाएं अपने अकाउंट्स में। और अकाउंट्स में खास करके जो देखने वाली बात यह है कि जो जो टीडीएस के प्रोविजंस जहां जहां एप्लीकेबल होते हैं उसकी मेटिकुलसली एंट्री अपने यहाँ पर हो। अक्सर अनुभव ये है कि टीडीएस सब्जेक्ट टू टीडीएस है या नहीं है, जैसा पहले चल रहा है वैसे ही कर दिया। टीडीएस डिडक्शन की एंट्री करते नहीं है, किया तो सारे टीडीएस के डिडक्शन, पहले छोटा व्यापारी था तो एक अकाउंट चल गया टीडीएस पेबल अकाउंट, लेकिन जैसे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि टीडीएस पेबल ऑन सैलरी, टीडीएस पेबल ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस पेबल ऑन रेंट, ऐसे अकाउंट खोल लीजिए ताकि आप जब एज एन एंटरप्रेन्योर कोई बैलेंस शीट देखते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, तो तुरंत आपके ध्यान में आएगा कि भाई मेरा प्लांट एंड मशीनरी पे भी जो हायर पिच दिया था टीडीएस है, मेरा इंटरेस्ट पे भी टीडीएस है, समय भरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए। ये जब अकाउंट्स हम देख रहे हैं तब ये चीज खास करके देखनी है। टीडीएस के प्रोविजंस में मैं आता हूं। अब आओ नील सामने।
टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन यदि किसी पर हो सकता है तो आप टैक्स ना भरें तो प्रोसिक्यूशन शायद हो ना हो, लेकिन यदि आपने टीडीएस नहीं भरा तो दैट विंग हैज बिकम वेरी एफिशिएंट और कोटा इज गिवन कि आप इतने लोगों को तो जेल में डालो, ये कोटा दिया गया है। और यदि ये नहीं कर सकते तो आप करते क्या है, हाउ यू आर मॉनिटरिंग द लॉ। तो टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं उसके लिए पहली तैयारी जो होगी वो होगी अकाउंट्स में एंट्री ठीक से करने की और उसके बाद में उसके पेमेंट्स को मॉनिटर करने की। बहुत सी बार हमने देखा कि जैसे इंटरेस्ट का टीडीएस होता है तो किसी का फॉर्म 15G15H नहीं आ रहा है या आ रहा है, कंफ्यूजन रहता है, क्या करते हैं तो टीडीएस नहीं काटा। अब टीडीएस नहीं काटा तो उसका जो रिटर्न है 4 लोगों का काट लिया, 1 का नहीं काटा, द रिटर्न इज ड्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट गेट्स डिलेड। क्यों डिले हो रहा है? मेरा कहना है कि यदि 4 लोगों का काट लिया, 5th का कंफ्यूजन है, यू फाइल द रिटर्न, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी इनकरेक्ट, बट यू जस्ट डू दैट एक्शन। कोई भी एक्शन को डिले करना nowadays will not only attract the penalty, interest, etc., but also the prosecution proceedings, and that is going on in the department. अभी काफी प्रोसिक्यूशन के नोटिस 25,000 के ऊपर का जहाँ डिफॉल्ट है वहां पर उन्होंने किया, उनको लगता है कि उसमें उनका कोटा पूरा हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो फिर 25,000 से नीचे आएंगे। तो ये टीडीएस के प्रोविजंस में खास करके टाइमली पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टाइमली फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, और इसी के साथ लगा हुआ 26AS फॉर्म, जिसमें कि हमारा टीडीएस जो कोई काटता है जो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कि जिसमें 26AS इज एन ऑनलाइन फॉर्म विच प्रोवाइड्स यू विद इंफॉर्मेशन हाउ मच टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड बाय विच पार्टी ऑन योर अकाउंट। वो भी पीरियोडिकली रिव्यू करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो आपका टीडीएस काट रहा है उसका काम है भरना, वो भर भी देता है लेकिन आपका पैन नंबर गलत दे देगा, 10 नंबर गलत दे देगा, तो आपके अकाउंट में आता ही नहीं है। आप रिटर्न भरते हैं साल खत्म होने के 6 महीने बाद, उस वक्त जब आप उसको कहते हैं तो वो कहता है कि मेरा टीडीएस रिटर्न चला गया, अब मैं रेक्टिफाई नहीं करूंगा। आप और आगे बढ़ते हैं, आपका असेसमेंट आ जाते हैं, तब तक वो रेक्टिफाई नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ऐसा मान के चलिए। तो एक ये आप अपना रिव्यू के अंदर में इंक्लूड कर लीजिए कि एटलीस्ट 4 times in a year you visit your own 26AS form just to see what is the credit available in that 26AS form. Coming to the other provisions of the business में जो बहुत सी बार हमने देखा कि साल खत्म होने के बाद जब हमारे साथ लोग बैठते हैं तब कहते हैं कि वकील साहब तो बड़ी गलती हो गई। तो गलती किसकी भी भाई? नहीं, गलती तो मेरी हुई है, मैंने आपसे पहले आके मिलना था। नहीं तो बोलते हैं ऐसे कि वकील साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको लगता है कि हमारे से ही हो गई। तो नहीं, हमारे से हुई थी। क्यों, क्या हुई? तब ध्यान में आता है उनके कि बैंक जो है वो उनकी पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड कंपनी हो, उसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके जो अपना कैपिटल और रिजर्व्स यानी ओन कैपिटल, मे बी पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो, वो देख के और लोन देते हैं। अब जब साल के अंत में प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे सामने बना, उनके यहाँ नहीं बना, हमारे सामने, मे बी समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, तो ध्यान में आता है कि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है। प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? तो अपने आप को बड़ा मानकर उन्होंने साल की शुरुआत में ही चारों भाई ने मिलके 10-10 लाख रुपए का रेमुनेशन डिसाइड कर लिया था। 10-10 लाख रुपए का रेमुनेशन डिसाइड किया, मंथली पेमेंट भी कर दिया, टीडीएस भी काट दिया, 40 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल गए। द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज रिफ्लेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ ओनली ₹2 लाख। 40 और 42 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां से 2 लाख रुपए का आ रहा है। बोले साहब ऐसा करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो बैंकर तो मेरे को लोन नहीं देगा, मेरा तो बड़ा प्लान था। आप सोचिए ना कि यदि 40 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट होता, टैक्स तो इधर भी देना ही है, शायद थोड़ा 2-3 लाख रुपए और ज्यादा देना पड़ता, 10% एट द मोस्ट, बाकी इधर तो 20% के ब्रैकेट में आ ही गए थे। वो 40 लाख यदि वहां होता प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता? द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज देयर ऑफ 42 lakhs, मे बी सम रेमुनेशन इफ इट इज गिवन 10-12 लाख दे देते, 30 लाख रुपए होता। द कैपिटल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड, दिस ईयर एटलीस्ट द कैपिटल इज बिल्ट ऑफ ₹30 lakhs। तो जो बैंक को लोन जब हम लेते हैं तो कैपिटल रेशियो जब देखते हैं, योर ओन कैपिटल, द प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारा प्लान हम बाद में
शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि हमें ध्यान है कि मुझे लोन इस फाइल में लेना है तो प्लानिंग ऐसी करें कि उसी जगह पे आए। हमने देखा है जैसे ओन कैपिटल भी लगाते हैं लोग, उस पर इंटरेस्ट ले लेते हैं। 18% का इंटरेस्ट चल रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि पिछले साल दिया था। अरे भाई बैंक में क्या रेट चल रहा है, तो वहां 8% चल रहा है, तो आप 18 पे क्यों रुके हैं? आप 12 पे आइए। बिकॉज just because you are providing the entry for 18% doesn't mean that it is allowable. The expenditure is allowable to the extent it is reasonable. अब reasonableness कैसे देखेगा और कौन देखेगा? तो there are parameters. यदि बैंक आपका ब्याज जो है, यानी बैंक से जब लोन लेना है तो हम कहते हैं कि 10.5% से ऊपर की मेरी कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ का पैसा पड़ा है तो 18% तो वकील साहब देना ही पड़ेगा। आई थिंक इट बिकम्स एन अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर दैट विल गेट डिसअलाउड। वहां पे भी दे रिस्ट्रिक्ट कि भाई नहीं ठीक है 15% आपका, 12% बैंक रेट का, 3% आपकी वाइफ का, आपका अफेक्शन का, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर अफेक्शन और कहीं भी होगा आपका मालूम नहीं, तो ये 15 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये सारी बातें लिंक टू द प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद देखने के बजाय साल के बीच में एटलीस्ट वी विजिट अवर प्रॉफिट लॉस अकाउंट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, मे बी फर्स्ट टाइम ऑन 30th सितंबर, अनदर ऑन 31st दिसंबर, जो कि कल है। हम अपना देखे तो सही हम कहां पहुंच गए। नहीं तो खर्चा डालना है क्योंकि लगता भी है, तो कमीशन की एंट्री ले ली, खर्चा सारा दिखा दिया, टीडीएस काट लिया, साल के आखिरी मालूम पड़ा कि अरे सर वो तो टीडीएस तो ज्यादा हो गया, अपने कमीशन ज्यादा हो गया। अब जिस चीज पे टीडीएस हो चुका है वो रिवर्स नहीं होता। ये पहले नहीं था जब टीडीएस के प्रोविजन नहीं थे तब, लेकिन अब हो गया है। तो थोड़ा सा बिजनेस की जब बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें भी प्रीव्यू जिसको बोलते हैं उसका एवरी 3 मंथ 6 मंथ जो भी पीरियोडिसिटी है, बट नॉट आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर। ये थोड़ा सा ख्याल रखने लायक बात है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एडवांस टैक्स की डेट्स, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, योर टैक्स इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन योर ओन नेचर। ये सारी बातें जो हमने की, इसमें कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा जिसको कहते हैं केयरलेस एटीट्यूड यदि रख लिया तो बात छोटी सी होगी, लेकिन इट विल गेट क्वांटिफाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन इनकम, अकॉर्डिंग टू योर ओन ट्रांजेक्शंस, द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मे बी इन करोड़, इनकम मे बी इन लैक्स, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स वुड बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लैक्स, इट विल गो टू करोड़ ऑल्सो। एक एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा देना चाहूंगा अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा अनुभव है वो ये कि देर आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, द अमाउंट विच इज पेएबल बट नॉट पेड सिंस लास्ट 6, 7, 8 ईयर्स, ऐसे होंगे अपनी बैलेंस शीट में। देर आर सर्टन रिकवरेबल्स जो कि 7-8 साल से आउटस्टैंडिंग पड़े। कौन डिसीजन लेगा इस पे, किसका करना क्या है? तो जो डेटर्स हैं जिनसे पैसा लेना है, तो यदि मेरे बुक्स से बाहर निकल गया सर तो मैं तो उसका नाम भूल जाऊंगा। अब 8 साल से तो रिकवर हुए नहीं, नाम भूलने का मुंह अभी भी है। उसको पूछते हैं इसका एड्रेस क्या है, तो नहीं ये तो बड़े भैया के हाथ का किया हुआ था, अब वो उनसे पूछना पड़ेगा। फिर बड़े भैया को थोड़ा सा हलाया कि भाई इसका एड्रेस क्या है, मालूम नहीं, फिर भी आउटस्टैंडिंग खड़ा है, चलो कोई बात नहीं। What about the creditors? The liability is payable, and when the assessing officer is asking you कि भैया जिसको देना है, इस सज्जन का नाम तो सही लिखा आपने, लेकिन इसका एड्रेस तो बताओ, एड्रेस मालूम ही नहीं आपको। फिर जो बिल था पुराना 8-10 साल पहले का वो निकाला, उस एड्रेस पे एओ ने अपने इंस्पेक्टर को भेजा, वहां वो आदमी नहीं मिला। अब एओ हैज गॉट ऑल द पावर्स टू से दैट दिस लायबिलिटी नो मोर एग्जिस्ट। आपको 8 साल तक के इस पैसे को देना नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि अब ये पैसा आपका हो गया है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। दैट इज वेयर व्हाट नरेश वाज सेइंग कि आपकी इनकम व्हाट यू अर्न इज नॉट योर ओन इनकम, इट इज द एओज विश कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। उसको लगता है आप करोड़पति हैं, वो आपको बना देगा। अब उस समय आप कहेंगे सर आपने क्रेडिटर्स तो मेरे जोड़ दिए, मेरे को डेटर्स का जो है वो नहीं रिकवर हो रहा है, उसका रिलीफ दे दीजिए। बट देयर इज अ लॉ कि डेटर्स डिडक्शन वुड बी अलाउड इफ दे आर बैड ओनली इफ यू डेबिट दैट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपको राइट ऑफ करने की एंट्री करना पड़ेगा। तो ये केयर कौन लेगा? तो ये केयर हमको ही ईयर एंड के पहले ले लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
एज रिगार्ड्स दी अदर प्रोविजंस, मुझे लगता है कि मैं टाइम थोड़ा एक्सीड कर रहा हूँ, 7 o'clock, यस। एक जो इंटरलिंकिंग वाली बात जो हुई अभी, जो भी ट्रांजेक्शन्स अभी हो रहे हैं उसमें दे आर मेकिंग इट कंपल्सरी टू प्रोवाइड पैन नंबर। सो वेदर यू बाय हाउस, यू बाय कार, यू बाय ज्वेलरी, यू बाय एनीथिंग, आपको पैन नंबर देना है। सो इट गेट्स डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन मतलब सारी वहां हो जाती है। This AR information, earlier they used to visit this particular site, the departmental person, after say year, 2 year or 3 year. लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस उसमें खराब आया। उनके ध्यान में आया कि जिसने प्रॉपर्टी बेच दी उसको यदि हम उस वक्त ना पकड़े तो बाद में वो आदमी नहीं मिलता, आदमी मिला भी तो उसके पास पैसा नहीं होता है। दैट इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चरिस्ट नॉर्मली, जो कि या जो बैंकरप्ट होने की राह पे होते हैं कुछ लोग, तो वो अपना सब बेच के भाग जाते हैं। तो 3 साल बाद उस इंफॉर्मेशन को देखना इज ऑफ नो यूज। तो दे आर कॉलिंग दिस इंफॉर्मेशन विद इन 2-3 months बिफोर यू प्लान योर अफेयर्स, देयर इज अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो वी हैव टू मूव फास्ट। कैसे? तो यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई कार परचेज की है, आपने कहीं पे ज्वेलरी परचेज की, घर में मैरिज है, जो भी परचेज किया हुआ, उसका इमीडिएटली व्हाट इज द सोर्स, गेट योरसेल्फ सेटिस्फाइड कि भाई इसका सोर्स यदि कल भी मुझे कोई पूछ ले तो आई विल बी एबल टू गिव दैट इन राइटिंग। जो विंग इसके लिए बनाई गई थी उसका नाम ही था इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल विंग, इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल विंग। बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि सर एक क्रिमिनल वर्ड ये इनकम टैक्स में कहाँ से आ गया, तो उन्होंने फिर उसको INC विंग कर दिया। अभी क्रिमिनल शब्द आज भी है बट दे कॉल इट एज INC विंग्स, ऐसा उसको कहते हैं। वहां से देयर इज इमीडिएटली अ नोटिस कि भाई आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। अब दिस इज नॉट जस्ट टू इंक्वायर कि भाई आपने इस पर टैक्स भरा कि नहीं भरा, क्योंकि टैक्स इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, मे बी आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, जो भी टाइम होगा वहां तक चॉइस है आपको भरने का। यू मे नॉट पे एडवांस टैक्स ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, उनका नोटिस आएगा जब देखेंगे इंटरेस्ट पेनल्टी भरेंगे, बट इवन इफ यू डोंट पे द एडवांस टैक्स इट हार्डली मैटर्स। लेकिन नहीं, भरना तो है ही, दैट इज व्हाट इज माई एडवाइस। लेकिन 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची आपने, आपको लगता है कि ठीक है मैंने बेची है, चेक आ गया, उनका यदि लेटर आता है तो जवाब दे दूंगा। इट्स नॉट दैट इजी। उनको मालूम है कि द पैरेलल इकोनॉमी इज रनिंग इन द कंट्री। तो 5 करोड़ की यदि प्रॉपर्टी बेची है तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कैश तो लिया होगा। वो अपने आदमी लगा देते हैं आपके पीछे कि आजकल क्या कर रहे हैं भाई साहब, जरा देख के आओ। तो मालूम पड़ा कि घर के सामने मर्सिडीज खड़ी है, वो बॉम्बे से लेके आ गए ऑन कैश पेमेंट। ये भी अरेंजमेंट्स आजकल अवेलेबल है। लाइफस्टाइल बदल गई नेचुरली। ये सब करते करते भी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द अमाउंट में बी कैश इज केप्ट सेफ, कहीं ना कहीं रखते हैं, वो ढूंढते हैं उसको। आप ये मत सोचिए कि नोटिस देकर वो शांत हो गए एंड दे आर वेटिंग फॉर यू टू come to the income tax department and say sir I have paid the advance tax. No, they are not giving that notice for that purpose. वो अब आपके पीछे लग गए। तो छोटी सी बात है, यदि आपने कोई चीज बेची है, आपको जो करना है करिए, मतलब कैश या जो भी, लेकिन बी कॉशियस। समवन इज वॉचिंग यू एंड नॉट आफ्टर 2 years or 3 years. He is watching you right from the day you have entered into that transaction. क्या क्या ख्याल रखना है? तो आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टी का जो सौदा आपका हुआ है उसमें अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितना था एंड व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एज पर द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। इफ देयर इज अ डिफरेंस, योर कंसिडरेशन इज लेस, so there are consequences. Just look to those consequences. Whether a valuation report is required to be obtained, obtain immediately when the property is there. यानी मकान आपने बेच दिया और वो उसको बिल्डर ने तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे तोड़ दिया, और आपको वैल्यूएशन कराने के लिए हमने 3 महीने बाद कहा तो आप बोले साहब मकान ही गायब हो गया मेरा। तो फिर करते क्या है? तो फिर तेरे शादी की फोटो निकाल, उसने मकान के सामने बारात खड़ी थी तो वो दे, फिर तो घर के फोटो बर्थडे के निकाल, फिर वो देख के, फिर टाइल्स कैसी थी, सीलिंग कैसी थी, उसमें से देख देख के फिर वैल्यू और उसको वैल्यू करता है। आपका काम है कि यदि ऐसा कोई कंसीडरेशन कम ज्यादा हो रहा है और वैल्यूएशन रिपोर्ट यदि आपको ऑब्टेन करना है तो ऑब्टेन इमीडिएटली व्हेन द थिंग्स आर इन एग्जिस्टेंस। दिस इज व्हाट इज अबाउट द कैपिटल गेन्स। थोड़ा सा
2-3 प्रोविजंस इनकम टैक्स के जिसका कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। वन इज रिगार्डिंग द डीम्ड डिविडेंड। जिनके जिनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो थोड़ा सा और ख्याल रखें कि इट्स नॉट दैट यू कैन विड्रॉ एनी मनी एनी टाइम। इफ यू आर अ शेयर होल्डर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यू विड्रॉ यू पे द टैक्स। देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड। इफ यू आर होल्डिंग मोर देन 10% शेयर्स इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द अमाउंट दैट यू विड्रॉ आपने वापस कर दिया, स्टिल दैट इज ट्रीटेड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द शेयर होल्डर। ये प्रोविजन को केयरली लेना है। तो कैसे लेंगे? तो अपनी शेयर होल्डिंग, यदि आपको पैसे की अत्यंत जरूरत है तो अपनी शेयर होल्डिंग पहले कम कराइए, बाद में पैसा उठा लीजिए। उसी तरह से जो 14A का एक प्रोविजन है जो कि अभी भी लोग उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एग्जेम्प्ट इनकम। यू आर क्लेमिंग सर्टेन इनकम एज एग्जेम्प्ट। आपका कहना है कि डिविडेंड मुझे मिल रहा है, नॉट इन द इंडिविजुअल बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट में, बिजनेस बैलेंस शीट में डिविडेंड मिला। आपने कहा कि डिविडेंड पर साहब कोई टैक्स नहीं है। नहीं है, लेकिन आपने उस डिविडेंड को अर्न करने के लिए कुछ खर्चा किया होगा, ऐसा प्रिजम्पशन है एक्ट में, वो डिसअलाउ होता है। कैसे केयर लें? तो हैव सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर दीज ट्रांजेक्शंस एंड यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट देयर इज नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड for this exempt income, yeah, the income, the expenditure incurred is say few thousand rupees. Otherwise, the AO will proceed to estimate your expenditure. He will disallow the expenditure with at times maybe more than the exempt income. आपने कहा कि 1 लाख रुपए का मेरा डिविडेंड एग्जाम्प्ट था, मैंने क्लेम किया, खर्चा 1 लाख रुपए तक का डिसअलाउ कर दो। ऐसा नहीं होगा, खर्चा शायद 10 लाख रुपए का भी एस्टिमेट हो सकता है। तो बी कॉशियस। और आखिरी में, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बात छोटी सी है कि अपने काउंसिल को मिलना है। तो वो छोटी सी बात जो है, साल के आखिरी में 6 महीने बाद 30 सितंबर को मिलने के बजाय, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे नॉर्मली मीट द काउंसिल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर से बिटवीन 15 30th, उसके बजाय बीच में कभी एक बार मिल लें। वो तो नेचुरली अब वो थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के कुछ अवगुण तो आएंगे देना चाहिए, नहीं वो आएंगे, वो मतलब फीस का तो जहाँ तक सवाल है तो वो बात भी छोटी सी है। वो छोटी सी इसलिए है कि यदि आप थोड़ा सा क्या नाम नानुकुर कर दें तो हमारे पास एक बड़ा टूल है। आप आए, आपने कहा कि सर ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, अच्छा अच्छा नहीं बैठो तुम थोड़ा सा, 4 बड़ी किताब निकाल कर रख दी और आपके सामने देख रहे हैं। आपके जब पसीने छूटने चालू होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जरा इसकी फीस इतनी लगेगी, साहब कुछ भी करो लेकिन आप पसीना गायब करो। तो वो नौबत न आए। एटलीस्ट वी आर हैप्पी। नागपुर की ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सभी वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन उसको और अच्छा बनाए रखने के लिए बी इन टच विथ योर काउंसिल्स रेगुलरली विद दिस, हाँ ये टाइम लेके तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू राजेश भैया फॉर योर प्रैक्टिकल टिप्स एंड वेरी ऑनेस्ट शेयरिंग ऑफ द व्यूज। एक्चुअली एक एक्सपेक्टेड यही था कि पूरे ऑडियंस और सब एक क्लोज मॉब से पूरा, तो ऑनेस्ट शेयरिंग ऑफ व्यू भी देयर। अब इसको फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एट द एंड ऑफ दिस। वी विल नाउ कवर एज फार एज द सेल टैक्स पार्ट, व्हाट आर द नॉर्मल प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक। फ्रेंड्स, एक कहना है कि बोले टैक्समैन को कभी हार्ट नहीं होता है, दिल से काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह क्या है, टैक्समैन अगर दिल से काम करना भी चाहे, ह्यूमन टच भी देना चाहे, तो द टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट कि दे कैन नॉट गिव द ह्यूमन टच। जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है वहां पे भी आप ह्यूमन टच नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑल द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर बेस्ड। सो जहाँ उनको प्रैक्टिकल लगता है कि ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे भी वो फेवर नहीं दे सकेंगे। अब आने वाले समय में डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में टोटल चेंज हो रहा है, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, टोटल कंप्यूटराइज एनवायरमेंट वहां पे भी जा रहे हैं। व्हाट आर द नॉर्मल प्रिकॉशन, छोटी छोटी बातें कौन सी ख्याल रखनी चाहिए? सीए शैलेंद्र जी जैन इज देयर विथ अस। आई वुड रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज प्रेजेंटेशन। Respected Sri Ashok Chandak ji, President of BTPA Sri Narendra Bhai Jha, Co-Faculty Sri Rajesh Loya ji, Varun Vijayvargi ji, and my friend Naresh Yakotia, and all the dignitaries present here today.
अभी आप सभी ने इनकम टैक्स पर राजेश जी को सुना।